हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एडवोकेट फ्रेंड एडवोकेट दीपक सिंह। मैं आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल जानकारी। ज़्यादातर ये जानकारी जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और या जो जो फ्रेश अभी नए एडवोकेट्स बन रहे हैं लाइसेंस लेकर, ये उनके लिए ज़रूरी है। हालांकि लिटिगेंट्स या आम लोगों को भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जानकारी के बिना आपको जो वकील नहीं हैं या जो वकील बनने का नाटक करते हैं या जो टाउट्स हैं, दलाल हैं, वो लोग आपको ठग सकते हैं। तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने बेल बॉन्ड को अपने रिश्तेदार के या जानकार के जो बेल बॉन्ड हैं, जमानती फार्म हैं या जमानती पत्र, उसको किस प्रकार से आप भरेंगे। तो मैं आज आपको जमानती पत्र का एक उदाहरण दे रहा हूँ, और प्रैक्टिकल उस जो फॉर्म है उस जमानती पत्र को उसके बारे में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आखिर में आपको इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि जमानती पत्र जब भरा जाता है जब आपका कोई जानकार, रिश्तेदार या कोई आपका नज़दीकी जेल में बंद होता है और उसकी जमानत अर्जी लगाने के बाद जमानत के आदेश हो जाते हैं, ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये जमानती पत्र भरना पड़ता है या भरवाना पड़ता है। एक जमानती या जमानती व्यक्ति वो व्यक्ति लेकर आना पड़ता है साथ में, जो ये कह सके, ये लिखवा सके या अपना कुछ वैल्यूबल वस्तु को रख सके, अपनी कोई भी वैल्यूबल वस्तु, इंपॉर्टेंट वस्तु अपनी रख सके कोर्ट के अंदर, एक ऐसे जमानती के रूप में कि अगर ये व्यक्ति जो जेल में है वो बाहर छूट जाएगा तो हर तारीखों पे उसे आना है, और अगर नहीं आता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको लेकर आऊँगा। तो इसीलिए बेल बॉन्ड का फॉर्म भराया जाता है। आपको ये फॉर्म में जो जानकारी है वो देने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें जो जमानती होते हैं, जमानती को हमेशा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कानूनी लाइबिलिटी होती है, लीगल लाइबिलिटी होती है उसकी, कि अगर वह व्यक्ति इस व्यक्ति के नहीं आने पर, जो एक्यूज है, जो जेल से बाहर निकल रहा है, वो अगर तारीखों पे नहीं आता है, या जब जब उसे कोर्ट में बुलाया जाता है तब तब वो नहीं आता है, और जब जब पुलिस उससे कोऑपरेशन मांगती है तो नहीं देता है, तो उस केस में जमानती को ही पकड़ा जाता है और उसको ही कहा जाता है, जमानती व्यक्ति को, कि आप इसको लेकर आएँ, अन्यथा आपकी जो वैल्यूबल चीज़ है, जो भी वस्तु आपने रखी है, वो जब्त कर दी जाएगी। तो ये वस्तु जो भी होती है वो क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होते हैं। कोई पैसा रखना नहीं होता है। साफ साफ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कई जगह कोर्ट्स में, कई राज्यों में ऐसा कहा जाता है, कुछ वकील हैं या कुछ वकील, वैसे तो वकील ऐसा काम करते नहीं हैं, लेकिन वकील का नाम लेकर कुछ ऐसे दलाल होते हैं, कुछ अननोन व्यक्ति होते हैं जो ऐसा काम करते हैं और वो लोगों को भटकाते हैं। वो कहते हैं कि आप मान लीजिए कि आपके जो आपका जो नज़दीकी व्यक्ति है, जो आपका रिश्तेदार है, उसकी जमानत ऑर्डर हुए हैं, तो जो जमानत के ऑर्डर हुए हैं वो हुए हैं 10,000 रुपये के, 25,000 रुपये के, 50,000 रुपये के, 1,00,000 रुपये के, और उसमें एक जमानती या 2 जमानती व्यक्तियों यानी कि श्योरिटी को मांगा गया है। अगर आपके लिए ये आदेश हुए हैं तो उस केस में अगर एक जमानती व्यक्ति को मांगा गया है तो एक श्योरिटी व्यक्ति लेकर आना होगा, उसका आधार कार्ड लेकर आना होगा, उसका जो है आप एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आएंगे। उसके अलावा आपको जो है इन 3 जो मैं बता रहा हूँ, नंबर 1, इन 3 कागजों में से किसी एक कागज को लगाना होगा। कोई पैसा नहीं देना होता है इस अमाउंट के एवज में किसी को भी। तो वो क्या होती है, नंबर 1 पहला हो गया कि अगर कोई गाड़ी है आपके पास, स्कूटी, मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई भी गाड़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC आपको लगानी होगी ओरिजिनल। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आपको लगानी ही होगी, साथ में ये एक आधार कार्ड हो गया आपका। बस 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। तीसरी बात कि इसके अलावा मान लीजिए आपके पास RC नहीं है, आपके पास अगर RC नहीं है तो आप जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट की आप FD कराएं बैंक में, और उस बैंक में FD 1 साल की करा लीजिए, कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। तो उस FD को कराने के बाद आप उस FD का जो ओरिजिनल पेपर है वो कोर्ट में जमा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जज साहब आपको जो FD है वो ओरिजिनल रख लेते हैं, और वेरीफाई भी करने के लिए जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है इसके बाद, उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार जज साहब वो बिना एड्रेस वेरीफाई किए ही श्योरिटी का आपको जो है जो और बाकी की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है FD करा ली। अगर FD भी आप नहीं करा पाते हैं तो आपके पास कोई ज़मीन होगी, कोई मकान होगा, दुकान होगी, या कुछ भी ऐसा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति है, चल नहीं सकती ऐसी संपत्ति, तो उसके कागजात
रजिस्ट्री के कागजात आपको लगाने होंगे, ये ओरिजिनल होने चाहिए। खसरा खतौनी के पेपर आप ऑनलाइन निकाल के ले आएंगे, उससे कोई काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। आपको ओरिजिनल रजिस्ट्री के कागजात लेकर आने होंगे, आपको वो लगाने होंगे। प्रॉपर तरीके से नोटराइज पेपर होंगे, वही लगेंगे। तो ये 3 कागज मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ पहले तो फॉर्म क्या होता है, फिर मैं बेल बॉन्ड की प्रक्रिया बताऊँगा आपको। देखिए मेरे हाथ में, मैं दिल्ली बेस्ड एडवोकेट हूँ और दिल्ली में मैं जो फॉर्म है इसका ही आप एग्जांपल ले लीजिएगा। कई अलग अलग स्टेट में फॉर्म यही भरे जाते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में और दूसरे उसमें जो है फॉर्म फॉर्मेट पे होते हैं, लेकिन जो जानकारी होती है वो यही होती है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। ये फॉर्म है जो हमारे दिल्ली में भरा जाता है। आप एक बार इसे देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो सबसे ऊपर है। यहाँ पे तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, जो श्योरिटी है, जो बेल बॉन्ड भर रहा है या जो जमानती व्यक्ति आपकी नज़दीकी व्यक्ति का या फिर जो करीबी व्यक्ति है उसके लिए, जो एक्यूज है उसके लिए जमानत दे रहा है, उसका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ लगेगा। और यहाँ फोटो लगने के बाद आधा साइन यहाँ पे होगा, आधा साइन यहाँ पे होगा, यानी कि आधा फोटोग्राफ के ऊपर साइन होगा और आधा पेपर पे साइन होगा। अब यहाँ देखें आप सबसे ऊपर, यहाँ पर आपको नेम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे जज का नाम है श्री ऑनरेबल, मान लीजिए XYZ, पोस्ट वो जो है JMFC है या फिर सेशन जज हैं, वो एज हैं उनका, डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो, जिला है वो दिल्ली या जो भी आपका स्टेट है वो, और उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखेंगे आप जो जज की जो डिटेल है वो लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप पुलिस स्टेशन का नाम, यहाँ लिखेंगे आप FIR नंबर, इसके बाद अंडर सेक्शन आप भारतीय न्याय संहिता में हैं या किसी और कानून के तहत है, जो क्रिमिनल कानून है, मकोका, टाडा, PMLA वगैरह वगैरह, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है FIR का नंबर लिखेंगे, नंबर और उसका साल लिखेंगे, अगली तारीख की डेट क्या है वो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद नीचे लिखेंगे कौन सी जेल में है, तिहाड़ जेल में है, मंडोली जेल में है, कैथू जेल में है, शिमला में, हिमाचल में, या उत्तराखंड के बरेली जेल में है, किस जेल में है वो यहाँ लिखाएगा। अब ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे लिखी जाती है डिटेल एक्यूज की, कि एक्यूज का जो नाम है, उसके पिताजी का नाम है, उसके अपना एड्रेस है, कौन सा थाना है वगैरह वगैरह, और बाद में जो अमाउंट है 10,000, 25 या 50,000 की अमाउंट यहाँ लिखकर, यहाँ नीचे साइन उसके नहीं होंगे क्योंकि वो जेल में है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा इन जुडिशियल कस्टडी या फिर JC। जब नीचे का हिस्सा है इस फॉर्म के वो ये है, इसमें डिटेल होगी जो जमानत दे रहा है श्योरिटी, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी डिटेल, उसके बाद यहाँ पे जो जज का नाम और क्या लगता है वो उसका बता देना है, यहाँ पर लिख देना, और यहाँ अमाउंट, तारीख, और उसके बाद यहाँ पर विटनेस की वैसे जरूरत नहीं होती, अगर विटनेस है तो लगा दीजिए, नहीं तो नहीं। यहाँ पे उसके अंगूठे के निशान आएंगे, साइन करता है तो साइन आएंगे, और अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर श्योरिटी का आएगा। तो पहले फॉर्म के पेज पर तो यही आएगा, आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए ये फॉर्मेट भरा है, पेन से ही भर के मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद जो सेकंड पेज होता है उसमें एफिडेविट होता है, वो देना जरूरी होता है इस फॉर्म के बाद। जो एफिडेविट ऐसा दिखता है, ये देखिए, तो एफिडेविट में ऊपर नाम आएगा, एज आएगी, उम्र आएगा, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा ये वाली लाइन में। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो एड्रेस है ऊपर जो दिया है, राशन कार्ड दे रहे हो आप या आधार कार्ड दे रहे हो, इलेक्शन कार्ड दे रहे हो, क्या दे रहे हो अपना, तो इस ऊपर वाले एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा नीचे जो दूसरा नंबर है वो एक्यूज क्या लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, एक्यूज आपका क्या लगता है, तो उसमें बता दीजिए जो भी लगता है, आपका भाई है, रिश्तेदार है, फ्रेंड है, वो आप लिखेंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर कि आप जो है, जो डेपोनेंट हैं वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में जो है डिटेल में बताना होगा, ये डिटेल में बताएंगे आप। और उसमें जो है उसमें लिखेंगे कि कितना कमाते हैं, पर मंथ कितना कमाते हैं। इसके अलावा आप जो है डेपोनेंट, क्या आपके पास अपना खुद का मकान है, ओनर है आप, कितनी अमाउंट है उस मकान की, कितनी लागत है, मतलब क्या 45 लाख का है, 60 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 लाख का है, जो भी है वो। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है कि आप जो है, आपके पास क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल आप यहाँ लिखेंगे अगर है। उसके बाद 6वां पॉइंट आता है कोई भी एक्यूज के बारे में कि वो जो है नेक्स्ट डेट हियरिंग पे आएगा, ये बात आप अंडरटेक करते हो, आप जो है इसको आप जो है पूरी तरीके से समझ रहे हो। 7वां पॉइंट आता है कि अगर आप FD जमा करें तो FDR 7वां पॉइंट देखिए, ये 7वां पॉइंट है। यहाँ पर जो है FD का नंबर, किस बैंक ने इशू किया है, मैनेजर ऑफ ABCD बैंक वगैरह वगैरह, कितनी अमाउंट की FD है, FD की अमाउंट यहाँ लिखनी होगी। यहाँ पे अमाउंट की ये नहीं कि आपने देखो जमानती आदेश में लिखा है 10,000 और आपने बना ली 20,000 की FD, तो आप 20,000 की FD लिखोगे, यहाँ पर आप 10,000 नहीं लिखोगे, क्योंकि 20,000 की FD के ओरिजिनल पेपर जमा कर रहे हो आप। ऐसे ही आप व्हीकल जो जमा कर रहे हो, यहाँ पर लास्ट में व्हीकल RC जमा कर रहे हो अगर, तो उसकी RC में डिटेल लिखोगे और वहाँ पे जो गाड़ी की ओरिजिनल वैल्यू वो लिखोगे। चाहे आपका जमानती पत्र में दिया हुआ, आदेश में दिया हुआ अमाउंट 10,000 है, 15,000 है, 25,000 है, 50,000 है, लेकिन अगर गाड़ी की अमाउंट जो है वो आपकी ज़्यादा है तो वो भी लिख दोगे।
फिर नीचे अपने यहाँ पर साइन होंगे डेपोनेंट के, यानी कि जो इस फॉर्म को जमानती भर रहा है वो डेपोनेंट कहलाया जाएगा, और उसके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ का जो थंब है, अंगूठा है, उसका निशान। ऐसे ही नीचे वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन में भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी दूसरा फॉर्म भर दिया आपने। इसके बाद अब आ जाए तीसरे पेज पर। तीसरा पेज सेम वही होता है, फॉर्म नंबर 45। वो भी सेम, यहाँ पे डिटेल भरने के बाद, ऊपर वाली डिटेल भरने के बाद एक्यूज की, आपको नीचे वाली डिटेल नहीं भरनी है, उसे काट देना है। ये वाला जो फॉर्म है तीसरा, ये जो फॉर्म है ये आपकी जेल में जाएगा। इसको रिलीज वारंट तैयार करने के टाइम पर इसको लगा के भेजा जाता है। साथ में एलमा जो होते हैं, क्लर्क होते हैं, जो ऑफिस में बाबू होते हैं कोर्ट में, वो जब रिलीज वारंट तैयार करते हैं, जिसे हिंदी में परवाना या वगैरह ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो ये इंग्लिश में रिलीज वारंट बोलते हैं, तो वो तैयार होता है। तो उसके बाद जो है ये सब पेपर लगाया जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो कोरोना के बाद कुछ कोर्ट्स ये अनेक्चर ए, अनेक्चर बी ये जरूर मांगती हैं, लेकिन ज़्यादातर कोर्ट में आजकल मांगा भी जा रहा है, नहीं भी मांगा जा रहा है, अल्टरनेट ऑप्शंस ले लिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एक्यूज की डिटेल भरनी होती है, उसकी फैमिली डिटेल, उसका नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर उसके जो है कोई सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके नाम पर है, वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ भरनी होती हैं। नहीं है तो आप NA कर दीजिए, नहीं है तो आप लिख दीजिए नहीं मौजूद है। एनेक्चर बी, ये एनेक्चर बी का फॉर्म है, आप ये देख सकते हैं। इसमें ऊपर डिटेल भरेंगे, आप उसकी डिटेल भरेंगे, DD एंट्री या फिर जो है FIR की, कौन सा पुलिस स्टेशन है, आप ऐसे यहाँ पर भर के जो भी डिटेल्स आएंगी आपका फॉर्म, ये फॉर्म मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो कमेंट कर दीजिएगा नंबर अपना, मैं उस पर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये फॉर्म आपका जो है फुल हो जाता है। इसके बाद जब ये आप भर देते हैं, अब मैं ये तो हो गया फॉर्म भरने की प्रक्रिया कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, मैंने वो बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या होता है। जब आपने ये फॉर्म भर लिया, इसकी साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा लिया, आधार कार्ड, और आपने जो भी आप जमानती पत्र के साथ दे रहे हैं, इस बेल बॉन्ड फॉर्म के साथ दे रहे हैं, जमानती का ओरिजिनल कोई भी कागज, RC का, जमीन के कागजात या फिर FD, तो वो लगाने के बाद पूरा जब सेट हो जाता है, इसकी 2 कॉपी करा लीजिए, 2 सेट की कॉपी करा लीजिए, फोटोकॉपी, और 1 कॉपी इसके साथ लगाकर 1 कॉपी आप रख लीजिए, फ्यूचर में आपको याद रहे ताकि कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। ये हमेशा याद रखिए, लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ और अपने क्लाइंट्स को 1 कॉपी जरूर देता हूँ ताकि फ्यूचर में याद रहे। तो जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद जाकर सबसे पहले आप कोर्ट में जाएंगे, जो रीडर साहब या पेशकार होते हैं उनको ये देंगे कि हमें ये बिल बॉन्ड फाइल फर्निश करना है, और ये जो है जब चला जाता है डॉक्यूमेंट वहाँ पर, तो रीडर साहब या फिर पेशकार वो आपको क्या करेंगे कि एक तारीख देंगे। अगर उसी दिन की तारीख लेनी है आपको तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज हमें भरना है, आज ही भरवा दीजिए। तो जज साहब से पूछकर समय लेकर पेशकार और रीडर, जिसे रीडर भी कहा जाता है या कोर्ट मास्टर भी कहा जाता है, तो आप जो है कोर्ट मास्टर हायर कोर्ट में कहा जाता है, तो आप इनको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी दिन की अगर लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर FD है तो पेशकार और रीडर ये कहते हैं कि चलिए लगा देते हैं, अगर FD नहीं है तो उस केस में RC या दूसरे डॉक्यूमेंटर और वेरिफिकेशन करना होता है, तो उसके लिए कहते हैं कि वेरीफाई करने के लिए डॉक्टर क्या नाम है, थोड़ा सा समय चाहिए होता है, तो उस लिए वो जो है कोई डेट दे देते हैं अगले दिन की, या कोई और रीज़न होता है। लेकिन जब डेट मिल जाए तो आप अपने जमानती को लेकर जज साहब के सामने जाएंगे। जमानती को लेने के बाद जज साहब ये ऑर्डर करते हैं IO को कि पहले आप एड्रेस का वेरीफाई कीजिए, जो एड्रेस आधार कार्ड में दे रखा है वो और जो पेपर्स में दे रखा है वो क्या मैच करते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट हैं, आपस में मैच नहीं करते हैं, डिफरेंट हैं, तो भी इशू हो सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। मेरा सजेशन है कि अगर हो सके तो आप FD कराओ, ज़्यादा अच्छा है। अपने नाम पे ही कराओ, भले ही किसी जमानती की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नाम पे FD करा के जमा कर सकते हो। लेकिन दूसरे पेपर करते हो जमा तो मोस्ट प्रोबेबली इशू हो सकता है कि वेरिफिकेशन के टाइम पर दिक्कत हो। लेकिन अगर आप FD कराते हो तो आपको फ़ायदा ये भी है कि जज साहब, चाहे वो सेशन जज हो चाहे वो किसी भी कोर्ट के जज हों, आपको जो है ये फ़ायदा मिल सकता है कि जज साहब आपको वेरीफाई, एड्रेस जो वेरीफाई होता है वो ना कराएं, वो कहें कि चलो आज इसको रिलीज वारंट इशू करो, आज इसका रिलीज वारंट इशू करो और आज ही से रिलीज कर दो, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप जज साहब इसको जो है आपको सामने खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आओ सामने खड़े हो और सवाल का जवाब दो, तो वहाँ पे आपको जवाब देने होते हैं। नंबर 1, आपसे पूछा जाता है कि ये व्यक्ति आपका क्या लगता है, तो आपको बताना है जो भी आपका लगता है, फ्रेंड, रिश्तेदार, ये जो भी लगता है वो आपको बताना होगा। नंबर 2, आपसे ये पूछा जाएगा क्या आपको पता है कि अगर ये तारीखों पे नहीं आएगा तो आपको जेल में उठा के ले लिया जाएगा, आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो आपको बताना है जी मुझे सारी जानकारी है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, ये आएगा। इसके अलावा बाकी और कोई सवाल पूछें तो बिना झिझक सच पूरा बताएं और घबराएं नहीं। आपकी बेल बॉन्ड की ये एप्लीकेशन को, इसे एप्लीकेशन कहा जाता है एक तरह से, इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को आपको
जब सब एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको क्लर्क के रूम में जाना है और वहाँ पर अपने अंगूठे रजिस्टर पे लगाने हैं। उसके बाद एक रिलीज वारंट इशू होगा और मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में तो शाम को 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे के बाद से 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक व्यक्ति रिलीज होता है जेल के अंदर से। लेकिन बाकी और कोर्ट्स में दिन में भी होते होंगे, बाकी और जो जेल्स हैं कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद दिन में भी होते होंगे, उनके मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट फिर भी ऐसे ही जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं का आप पालन करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है मैंने आपको स्पेशली बेल बॉन्ड कैसे भरेंगे, उसकी प्रक्रिया किस तरीके से आप जमानती को आप लेकर जो है उसकी डिटेल को फिलअप करके उसको जमा करेंगे। आपको वकील साहब की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन याद रखें, कोई वकील नहीं है, कोई कोई दलाल है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, डाउट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वकील नहीं है लेकिन वकील को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उससे ये काम ना कराएं। ये कानूनी कार्रवाई है, कानूनी लेखा जोखा होता है, सावधानी से उसी से कराएं जो रजिस्टर वकील होते हैं। तो कृपया करके मेरी इस बात को ध्यान रखें। अगर आज का वीडियो जानकारी लायक है आपके तो जरूर मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।